हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के यूनिवर्सिटी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए समान ज्ञान का 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि साइंस का भी पोर्शन को मेंशन किया गया है। तो कंप्लीट आज की इस वीडियो को आपसे जरूर कवर कर लीजिएगा। अगर आज की इस पोर्शन को कवर कर लेते हैं, वीडियो कवर कर लेते हैं, तो करीब करीब आपका जो कि कवर हो जाएगा एमसीक्यू। ध्यान रखिएगा 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय निकाल के 1 से 2 बार में इसे जरूर कवर कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी क्लासेस शुरू कर दिया गया है, जहां बिल्कुल थ्योरी क्लास आप सभी को करवाया जा रहा है। कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जा रहा है। जो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करना चाहते हैं कि कम फी में मेरा दोनों साल का कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो जाइए आपसे फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो बनाओ, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। प्लस में एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, अन्यथा युवा शक्ति जीके को सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित जो भी वीडियो है उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। इतना सा काम आप जरूर कीजिएगा। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को निम्नलिखित में से किस में संग्रहित किया जाता है। कहें तो रखा जाता है। फास्फोरस को किस में रखा जाता है। देखिए, अगर सफलता पाना चाहते हैं तो कोर्स में शामिल होइए। बिल्कुल सारे सिलेक्टेड चीज आपको दिया जाएगा। मिनिमम फी में सिलेक्टेड चीज दिया जाएगा। आप सभी जरूर कोर्स में शामिल होइए। तो देखिए, फास्फोरस को जो रखा जाता है फ्रेंड, वो पानी में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा किस में संग्रहित किया जाता है, पानी में किया जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 2। 1992 में ब्राजील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED को किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा आप सभी किस रूप में जाना जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बन रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे। स्वतंत्र पार्टी 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे पहले, तो हम सभी कह सकते हैं सी राजगोपालाचारी थे। याद रखिएगा आप सभी। देखिए, भारत रत्न की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड, वो 1954 से की गई थी और सबसे पहले किसे दिया गया था, तो सी राजगोपालाचारी को ही दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। तो ये डेट को याद रखिएगा 1959। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 4। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे संवैधानिक तरलता अनुपात है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है जिसे। अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सांची स्तूप जो है वो किस शहर के पास स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे भोपाल के पास। याद रखिएगा सांची स्तूप कहां पे, मध्य प्रदेश राज्य में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक के द्वारा किया गया था, जो कि मौर्य वंश का शासक था अशोक। और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन करते हैं। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था फ्रेंड। सिराजुद्दौला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1757 में। देखिए, प्लासी का युद्ध जो हुआ था यह कब हुआ था, 1757 में हुआ था। और इसी युद्ध में सिराजुद्दौला का हार हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। और यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला का हार हुआ था इस युद्ध में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। तो ये 2 युद्ध जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1957 में किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार की गई एक अहस्तक्षेप नीति थी।
राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में भी जाना जाता है फ्रेंड। तो देखिए भारतीय सिनेमा का जनक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सभाजन से बनता है ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोष को प्राप्त कर सके। तो ये बाह्यतम कोष को प्राप्त कर सके, यानी ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत जांच होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे मुहर्रम से होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए सिंधु सभ्यता जो है फ्रेंड ये सबसे पुरानी सभ्यता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, इसे हम सभी हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था। FRBMA किस वर्ष में पेश किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 2003 में इसे पेश किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन को सारांशित करने वाले खातों का एक समूह डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसे किस रूप में हम सभी जानते हैं, तो भुगतान शेष के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन को सारांशित करने वाले खातों का एक समूह को भुगतान शेष के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे अनुच्छेद 263 के तहत किया गया, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है, तो अनुच्छेद 263 के तहत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि रक्त एक प्रकार का उत्तक है। देखिए रक्त एक प्रकार का क्या है, तो ये संयोजित उत्तक है, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक पिता के रूप में किसे जाना जाता है, संस्थापक पिता के रूप में किसे जाना जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ संस्थापक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक रूप से किस शैली में बनाया गया था। तो देखिए पारंपरिक रूप से गेटवे ऑफ इंडिया को जो बनाया गया था भारत के अरबी शैली के रूप में बनाया गया था, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ियां किस आमों के लिए प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे नवंबर 1930 में किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 2018 एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक कौन था। 2018 में एशियाई खेल हुआ था, उसके उद्घाटन में भारत का ध्वज वाहक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नीरज चोपड़ा था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है।
लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे, चिकन कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, सोफिया केनिन के द्वारा यह खिताब जीता गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, अगस्त 1948 को किया गया था। फिर याद रखिएगा कब किया गया था? अगस्त 1948 को किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? देखिए पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था ये 3 बैंकों का सम्मुख था। कौन कौन था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों को विलय करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। कब? 1955 में। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1921 में किया गया था। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। एक क्वेश्चन यहां से यह पूछा जाता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो किया गया था ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो देखिए नीलगिरी पहाड़ी को हम सभी ब्लू माउंटेन के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आंख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख का डैश कहा जाता है? तो इसे आवास कहा जाता है। आंख का आवास कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर उठने के कारण होते हैं। तो ये किस कारण से होता है? कोशिक तत्व क्रिया के कारण से होता है, ध्यान रखिएगा। लालटेन की बत्ती में जो मिट्टी का तेल ऊपर उठता है और जलता है लालटेन, तो ये किस क्रिया पर कार्य करता है? तो कोशिक तत्व क्रिया पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किस वर्ष में बन गए थे? या कह सकते हैं किस वर्ष में ये अलग हुआ था? तो देखिए छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ था ये एमपी मध्य प्रदेश से हुआ था। उत्तराखंड जो अलग हुआ था ये यूपी से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से, और झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ये कब हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी तीनों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसानों की त्वचा को कीटनाशकों से बचाने के लिए एक सामयिक जेल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो विकसित किया गया है फ्रेंड, तना कोशिका विज्ञान और पुनर्योजित चिकित्सा संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है फ्रेंड धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है फ्रेंड ये सभी पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक डैश है? चांदी। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक जो है वो चांदी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हर्ष रचित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश के द्वारा संस्कृत में रचित है?
अगर आम भाषा में कहा जाए कि हर्ष रचित्र जो है इसके रचयिता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा फ्रेंड हर्ष रचित्र पुस्तक के रचयिता थे, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि डैश एक्सपेंशन गर्मियों के दौरान एफिल टावर को लंबा बनाता है। तो ये कौन बनाता है? थर्मल बनाता है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बिरजा मंदिर, रानी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर, ये सभी डैश में स्थित हैं। ये सभी मंदिर किस राज्य में स्थित है फ्रेंड? तो देखिए ये सभी जितने भी मंदिर हैं ये सभी उड़ीसा राज्य में हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, बिरजा मंदिर, रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर से ये सभी जो है वो उड़ीसा राज्य में हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ये बन रहे कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि डैश का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो स्थित है। तो देखिए बीजापुर का गोल गुंबद जो है जो कर्नाटक में स्थित है, ये क्या है? आदिल शाह का मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का। कहां पे है? बीजापुर में है, जो कि कर्नाटक में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व एक डैश अर्थव्यवस्था की विशेषता है फ्रेंड। तो यह किसकी विशेषता है? पूंजीवादी की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा किसकी विशेषता है? पूंजीवादी की विशेषता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतर्मुख हाइड्रोजन बंध कब बनता है? यह तब बनता है जब हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच होता है, तब अंतर्मुख हाइड्रोजन बंध बनता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में व्हाट्सएप एक विकल्प के रूप में शुरू किया गया इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसे संदेश कहा जाता था। ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या था? संदेश नाम था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कैलाश मानसरोवर भवन कहां स्थित है? कैलाश पर्वत तिब्बत में है। कैलाश मानसरोवर भवन ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिर्देशक रॉबर्टो अजेवेदो के बाद पदभार कौन संभालेगा? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, ओकोनेंजो इवेला जो है फ्रेंड इसका पदभार को संभालेगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे, जिप्सम के रूप में जाना जाता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है फ्रेंड? डी राइट आंसर हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित किया जाता है। कहां पे? भारत में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वैनसांग यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। देखिए वैनसांग जो थे फ्रेंड वो चीनी यात्री थे जो कि बौद्ध भिक्षु थे। लगभग 15 साल भारत में रह के बौद्धों का अध्ययन किया था।
और ये जो आया था वो हर्ष के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक अश्व शक्ति लगभग डैश वाट है। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा कितना होता है? 746 वाट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कीरी बात डैश का चावल से बना एक व्यंजन है। तो कीरी बात श्रीलंका का चावल से बना एक व्यंजन है। कहां का है? श्रीलंका का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डैश अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। सी राइट आंसर हो जाएंगे, समाजवादी होते हैं फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या होते हैं? समाजवादी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि इनमें से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक था? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक था फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, नुसरत फतेह अली खां था। कौन था? नुसरत फतेह अली खां। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डैश दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, सांदूर। सांदूर पोलो मैदान जो है ये कहां पे है? पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये बन रहे कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, इंग्लैंड देश में हुई थी। ध्यान रखिएगा, तो याद रखिएगा आप सभी, औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? तो इंग्लैंड देश में हुई थी फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 52.7% है। ध्यान रखिएगा आप सभी, देखिए भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो वो 52% तक है। ध्यान रखिएगा, सॉरी 52.7% है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप राइट आंसर बताएंगे, भारत में करेंसी नोट जो है वो कौन जारी करता है फ्रेंड? तो आप सबको पता होंगे कि भारत में करेंसी नोट जो जारी किया जाता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है और यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है, जो कि 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे WTO। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी जो है वो WTO है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो इसे हम सभी विमुद्रीकरण कहते हैं। तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहा जाता है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सेवा क्षेत्र। देखिए भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है वो सेवा क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है, यानी कि प्राकृतिक का जो भी चीज है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? जैसे कि आपका कारखाना हो गए, उद्योग हो गए, ये सभी क्या है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। और सेवा क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र, जैसे हो गए बैंकिंग हो गए, शिक्षा हो गए, ये सभी क्या है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है योजना काल में। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 13.9% है, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान समय में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम सभी जीडीपी कहते हैं, इसमें कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.9% है, ध्यान रखिएगा। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो डी राइट आंसर रहेंगे, सेवा क्षेत्र का है सबसे अधिक योगदान, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो राष्ट्रीय आय में जो है वो किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? सेवा क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में आर्यों एवं अन आर्यों के बीच हुए प्रसिद्ध दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे सप्तम मंडल में मिलता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से किस शासक ने अवनीति को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे शिशुनाग ने। देखिए शिशुनाग ने अवनीति को जीता और उसके बाद क्या किया? इसने मगध का हिस्सा बना दिया था, ध्यान रखिएगा। मगध का संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी का पुत्र था अजातशत्रु। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसी का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। और इसके समय में पहली बौद्ध संगीति राजगीर में आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि शाक राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सिद्धार्थ ने किया था, ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, याद रखिएगा आप सभी। इसका पूरा नाम क्या है? गौतम बुद्ध सिद्धार्थ है, जिसे हम सभी बचपन में इसे सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इसे बौद्ध कहा गया था, गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। जिसे ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे में। वर्धमान महावीर कौन थे? तो ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जिसके समय में जैन धर्म शीर्ष पे था। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो ऋषभ देव था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो देखिए जैन धर्म जो है वो दो भाग में विभाजित हुआ था। पहला हुआ श्वेतांबर और उसके बाद दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ था। तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ध्यान रखिएगा आप सभी। जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म का पहला संगीति आयोजित किया गया था, उसी समय जो है कि जैन धर्म दो भाग में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। और बौद्ध धर्म भी जो फ्रेंड जो कि वो दो भाग में विभाजित हुए थे कनिष्क के समय में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुए थे। कौन कौन से भाग में हुए? तो हीनयान और महायान धर्म में हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित शासकों में से किसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे खारवेल ने। फ्रेंड खारवेल ने जो है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया था, जबकि बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक ये सभी जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो इसे हम सभी सातवाहन वंश कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में से महकपुरी का उपनाम दिया गया था। तो ये उपनाम दिया गया था हजरत महल को, फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। तो किसे दिया गया था महकपुरी का उपनाम? हजरत महल को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, चीन के साथ में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार जो होता है वो चीन के साथ में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो यह किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा, जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे बेरन द्वीप जो फ्रेंड ये भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है।
अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 2 बैठक। देखिए विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? 2 बैठक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। राज्यपाल जो है फ्रेंड, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा आप सभी। और राष्ट्रपति के हित में रहकर राज्यपाल कार्य करता है। अगर चाहे तो राष्ट्रपति इसे हटा सकता है या प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे नियुक्ति कर सकता है, ध्यान रखिएगा। पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख नहीं किया गया है भारतीय संविधान में, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, पर उप प्रधानमंत्री का नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का प्रथम सभापति होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे राज्यपाल में निहित होती है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है वो राज्यपाल में होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है, ध्यान रखिएगा आप सभी। पहला प्रधानमंत्री का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जो है कि दूसरा प्रधानमंत्री का नाम था लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा प्रधानमंत्री का नाम क्या था? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? तो इसका आगमन हुआ था 1921 ईस्वी में। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता अपने को घोषित किया? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 1776 ईस्वी में घोषित किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे विंस्टन चर्चिल, ध्यान रखिएगा। विंस्टन चर्चिल जो है फ्रेंड ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड? 1939 में शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। जर्मनी के पोलैंड आक्रमण से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत जो फ्रेंड संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सरदार बलदेव सिंह थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। अगला क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक सड़क है? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे अमृतसर एवं कोलकाता के बीच ये सड़क है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो डी राइट आंसर है कृष्णा नदी पर स्थित है नागा अर्जुन सागर परियोजना। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी। झारखंड जो ये किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। झारखंड जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए विषुवत रेखा से जो भी ऊपर होगा वो सारा क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत ही उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है हीराकुंड परियोजना, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का सबसे पास कौन सा ग्रह है? देखिए ये क्या है? पूरा सूर्य है। ये क्या है? आपका पूरा सूर्य है। और इसके सबसे पास स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसे हम सभी बुध ग्रह कहते हैं। उसके बाद क्या है?
तो उसके बाद जो है आपका वो है आपका वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका पृथ्वी, और उसके बाद क्या है आपका, तो उसके बाद है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह है, उसके बाद यहीं पे आपका बृहस्पति पड़ता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद जो है कि आपका यहाँ पे क्या पड़ता है, तो ये आपका शनि का पड़ता है। उसके बाद जो है कि अरुण, और उसके बाद वरुण ग्रह पड़ता है, जिसे हम सभी नेपच्यून भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये ग्रह का क्या है, क्रम है। सबसे छोटा ग्रह है बुध, ध्यान रखिएगा। शुक्र को शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखिएगा आप सभी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सबसे दूर स्थित ग्रह है सूर्य से, तो वो नेपच्यून, जिसे हम सभी वरुण ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे गुड़गांव में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्र मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है फ्रेंड। तो इनमें जो है कि सबसे अधिक राष्ट्र मार्गों की जो लंबाई है कोलकाता से हजीरा तक की है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था। तो अभी आपको बताए थे कि चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो चुके थे, हिनयान और महायान धर्मों में। तो ये जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अध्यक्ष वसुमित्र थे उसके। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया था। तो हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है अल-बरूनी डैश के कला अवधि का एक इतिहासकार था। तो आप सबको पता होना चाहिए अल-बरूनी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे हम सभी किताब उल हिंद कहते हैं, और ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे, ध्यान रखिएगा। देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया था। 1001 से आक्रमण शुरू किया, लगातार इसने 1027 तक आक्रमण किया था। 1027 तक आक्रमण किया था, और सबसे चर्चित आक्रमण जो था फ्रेंड इसका 1025 का आक्रमण था, जो कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। वहां पर क्या किया उसने, मंदिर को तोड़ दिया था, और जो भी वहां पे धन था उसे लूट के लेके चल गया था, और वहां का जो मूर्ति था उसे तोड़ दिया गया था। शंकर भगवान का मूर्ति है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य के पूर्व उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाले इतालवी पर्यटक कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे निकोलस कोंटी था, ध्यान रखिएगा, जो कि कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंधित रखने वाला कौन था। तो फ्रेंड सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ध्यान रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी फ्रेंड। 2.5 दिन झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था इसने। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। तो देखिए इल्तुतमिश जो है फ्रेंड वो गुलाम वंश से संबंधित है, क्योंकि इल्तुतमिश जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम या दामाद कह लीजिए, और इसी ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। नींव किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया था, और इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसी की पुत्री थी रज़ा सुल्तान, जो कि दिल्ली की पहली महिला शासिका बनी थी, और इसने बागडोर संभाली थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गोवा राज्य की राजधानी कहाँ है? पणजी है, और ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। गोवा जो है फ्रेंड ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसकी जो है कि तटीय रेखा की लंबाई भी सबसे कम है। समुद्र तट की रेखा लंबाई सबसे कम है, और सबसे अधिक इसका है तो गुजरात राज्य का है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो ये है मणिपुर राज्य में। लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में है। अगला क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तमिलनाडु तट के साथ अवस्थित है मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसे हम सभी पेरियार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पेरियार अभ्यारण्य जो है फ्रेंड ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सी राइट आंसर रहेंगे, अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है भारत में, ध्यान रखिएगा। तो सांगपो नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, जो तिब्बत में बहने वाली नदी है सांगपो। अगला क्वेश्चन है कि द्वीप एक द्वीप है, तो ये जो है फ्रेंड ये गुजरात के तट पर स्थित एक क्या है? द्वीप है। हॉर्नबिल त्योहार डैश में मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। देखिए फ्रेंड हॉर्नबिल त्योहार जो मनाया जाता है ये नागालैंड में मनाया जाने वाला त्योहार है, और यहीं का एक फेमस त्योहार है मौत्स महोत्सव त्योहार, ध्यान रखिएगा। मौत्स महोत्सव त्योहार यहाँ का प्रमुख त्योहार है। तो ये दो त्योहार को आप सभी याद रखिएगा जो कि नागालैंड का फेमस त्योहार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाई जाती है? तो सबसे पहले आप सभी यहाँ एक चीज याद रखिएगा, पुरी उड़ीसा में पड़ता है, और यहीं पर जो है कि सूर्य देवता का मंदिर है, यह सूर्य भगवान का मंदिर है जिसे हम सभी कोणार्क कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा में ही पड़ता है। लिंगराज का मंदिर भी उड़ीसा में ही पड़ता है, तो ये दोनों मंदिर को याद रखिएगा। और जगन्नाथ मंदिर ये भी उड़ीसा राज्य में ही है जो कि पुरी में पड़ता है, और इसी भगवान के सम्मान में रथ यात्रा निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए अगर थ्योरी क्लास आप सभी कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल आपको आसान लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फटाफट आंसर दीजिएगा आप सभी इसका। तो फटाफट आप सभी पहले थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, जहां की एप्लीकेशन पे आपको थ्योरी क्लास ही दिया जा रहा है बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, ध्यान रखिएगा आप सभी। उस समय का वाइसराय था लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो याद रखिएगा आप सभी लॉर्ड कर्जन था, और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? यहां पे आप सभी फोकस कीजिएगा, क्या असत्य है महात्मा बुद्ध के बारे में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे फ्रेंड कि पुनर्जन्म में ये विश्वास नहीं रखते थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। आत्मा पे विश्वास करता था महात्मा बुद्ध, याद रखिएगा, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता था। तो ये चीज क्लियर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम सभी हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे लोथल। ध्यान रखिएगा आप सभी, लोथल कहां पे है? अहमदाबाद जिले में, गुजरात में पड़ता है, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। और इसके खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोथल की खोज किसने की थी? तो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसका साक्ष्य जो मिलता है कलहन की राजतरंगिणी में मिलता है, याद रखिएगा आप सभी। और ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था। पहला मौर्य वंश का
चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद जो कि अशोक। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? चलिए बताएंगे, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी। सत्य क्या है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं मौजूद है। तो याद रखिएगा आप सभी, बराबर पहाड़ी पर कुल कितने गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है कि 3 गुफाओं के दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो 3 गुफाओं के दीवार पे किसका अभिलेख है? तो अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। उसके बाद देखिए ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को समर्पित होने का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे कि ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ये बिल्कुल गलत है। बाकी बात तीनों ऑप्शन क्या आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे दीवाने ए रियासत, ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। दीवाने ए रियासत जो है फिर ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था फ्रेंड। बाकी बात जो है कि दीवाने ए मुश्ताक राज, ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। उसके बाद जो है कि दीवाने ए अमर कोही मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक से संबंधित है। ये सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे संसार दुखपूर्ण है। ये जो है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में क्या था? मुख्य साम्य था। यानी कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन काल में ये माना गया था कि संसार क्या है? दुखपूर्ण है, यानी कि दुख से भरा हुआ है संसार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो देखिए एकता व्यवस्था जो प्रारंभ की गई थी फ्रेंड, ये किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश कौन थे? तो ये जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद या गुलाम कह लीजिए वो थे। ध्यान रखिएगा। इसी के द्वारा एकता व्यवस्था शुरू की गई थी। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसी ने कुतुब मीनार की नींव को पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जबकि पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। याद रखिएगा आप सभी। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। या फिर आपसे क्वेश्चन एक याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ते हैं। प्रथम देश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में पड़ता है। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे अधिक उपदेश की बात करें तो वो श्रावस्ती में दिया था। तो ये 3-4 फैक्ट को आप सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बने कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुसलमान गाना वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सितार को माना जाता है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बने कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अकबर के समय में सर थॉमस रो भारत आया हुआ था। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ध्यान रखिएगा। सर थॉमस रो भारत जो आया हुआ था वो जहांगीर के समय में आया हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी, जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस प्लस में सर थॉमस रो आया हुआ था। उसके बाद शाहजहां के समय में टेबविनियर आया हुआ था। उसके बाद औरंगजेब के समय में मनुची आया हुआ था। तो ये सभी सत्य है। सत्य क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर बी कि अकबर के समय में सर थॉमस रो आया था। तो याद रखिएगा सर थॉमस रो जो आया हुआ था वो किसके समय में आया हुआ था? जहांगीर के समय में। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नया पर्वत है? इनमें से कौन सा फ्रेंड भारत का सबसे नया पर्वत है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे हिमालय। अगला क्वेश्चन है, जब दो व्यक्तियों की 2 रोगाणु कोशिकाएं यौन प्रजनन दौरान संयोजित होती है तो वे डैश बनाती है। तो ये क्या बनाती है?
राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे युग्मनज बनाती है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है। कमरे के तापमान पर फ्रेंड कौन सी धातु जो है वो तरल हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे मर्क्यूरी। फिर मर्क्यूरी जो है ये कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि आईसीआई बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे संदीप बख्शी। फिर संदीप बख्शी जो है ये आईसीआईसीआई के वर्तमान में सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आय घोषणा योजना भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा डैश वर्ष में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 2016 में की गई थी। तो याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। आय घोषणा योजना भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा 2016 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन कि भारत के संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संविधान संशोधन विधेयक पारित करता है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे उच्च और निचले दोनों सदनों द्वारा अलग अलग किया जाता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कोई धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है फ्रेंड। तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए कोई भी धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना डैश की रचना है। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना किसकी रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, डीएनए और आरएनए कॉपी का ये रचना होता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन भी यहीं पे है। कुल परिजनन दर संदर्भित करता है। कुल परिजनन दर संदर्भित करता है। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएगा पूरे परिजनन काल के दौरान एक महिला द्वारा जीवित जन्मों की संख्या। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन को देख लीजिएगा और प्रॉपर समझ लीजिएगा क्वेश्चन को आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन डैश राज्य से होकर गुजरता है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन सा है, तो पहला यूपी है, उसके बाद एमपी है, ध्यान रखिएगा आप सभी, उसके बाद क्या है आपका छत्तीसगढ़ है, उसके बाद आपका जो है उड़ीसा है और उसके बाद जो है कि आपका आंध्र प्रदेश है। तो याद रखिएगा आप सभी, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्पेन। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। स्पेन जो है ये इरेबियन महाद्वीप का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है फ्रेंड। तो देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो जारी किया जाता है वो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। इसे हम सभी CSO भी कहते हैं। इसी के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पास्कल के नियम पर आधारित है। तो देखिए पास्कल के नियम पे जो आधारित है फ्रेंड वो क्या है, द्रव चालित लिफ्ट है। द्रव चालित लिफ्ट किसके नियम पर आधारित है, तो पास्कल के नियम पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सैन्य कानून संरक्षित है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुच्छेद 34 के तहत। फिर अनुच्छेद 34 के तहत जो है कि सैन्य कानून संरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूदने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अल्पावधि जो है फ्रेंड ये कूदने से संबंधित नहीं है, जबकि बांस कूद, बांधा और तैराकी ये सभी कूदने से संबंधित खेल है, जबकि अल्पावधि कूदने से संबंधित खेल नहीं है। अल्पावधि क्या है, तो ये सीमित समय में कम दूरी पर चलने का कार्य है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है।
चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा कौशल जो है फ्रेंड वो टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे गुल्ली। गुल्ली जो है फ्रेंड ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है, जबकि स्पिन, ग्रिप, स्ट्रोक ये सभी क्या है टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है थोक-मूल्य सूचकांक WPI डैश द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्तीय सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य जो है यह किस प्रकार का लोकतंत्र का है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का है, यानी ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं कहां स्थापित की गई है? तो देखिए भूतापीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं जो स्थापित की गई है फ्रेंड वो कहां की गई है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में की गई है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहां पे? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा संबंधित परियोजना स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं घोड़ों की दागने की प्रथा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखिए घोड़ों को दागने की प्रथा, सेना को नगद वेतन देने की प्रथा, ये सभी किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? फ्रेंड चलिए बताएंगे आप सभी किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के किसके समान होते हैं? आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों किसके समान होते हैं? फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होते हैं। देखिए आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडलीव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे फ्रेंड कि नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा गलत कथन है? राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये गलत है। सत्य क्या है? द्वितीय समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये सत्य है। 18वें अथवा शून्य समूह में स्थित गैस निष्क्रिय होती है, यह भी सत्य है। पहले और दूसरे समूह के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ये भी सत्य है। देखिए सत्य क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी कि 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये गलत है। यहाँ देखिए आप सभी समूह 17वें तत्व को हेलोजन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन और टेनेसिन आता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो ये 17वें समूह के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गर्भ निरोध कहा जाता है इसे फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी, बी करेक्ट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बनने के निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सा एक गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, ये बिल्कुल क्या है? गुरुत्वाकर्षण के बारे में गलत है। सही क्या है? ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, ये सत्य है। तारों को आपस में जोड़े रखता है, ये भी सत्य है। चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, ये भी सत्य है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। सत्य नहीं है कि ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? फ्रेंड
राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है? किसी भी पिंड का भार जो है फ्रेंड वो न्यूनतम कहां पर होता है? भूमध्य रेखा पर, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके डैश के बराबर होती है? समूह संख्या के बराबर होती है। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके समूह संख्या के बराबर होती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर अगर 6000 न्यूटन है तो चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 1000 न्यूटन भार होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 6000 न्यूटन है, कितना 6000 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? 1000 न्यूटन होगा। तो गौर कीजिएगा, क्योंकि द्रव्यमान देखिएगा तो पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। कोई भी चीज अगर पृथ्वी पर 6 kg वजन है तो चंद्रमा पर उसका 1 kg वजन होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटा तक उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में कितना यूनिट ऊर्जा खपत होगी? तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि 1 यूनिट बराबर कितने घंटा बल्ब जलता है। तो देखिए 10 घंटा जलता है 100 वाट का। अगर 10 घंटा लगातार 100 वाट का अगर बल्ब जलाते हैं तो 1 यूनिट खत्म होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए 100 वाट का यूनिट, 100 वाट का एक बल्ब है और 8 घंटा प्रतिदिन जलाया जा रहा है। और कितने दिन तक? 1 सप्ताह तक। तो 1 सप्ताह में कितना? 7 दिन होता है और 8 घंटे जलाया जा रहा है तो कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 8 सते 56, यानी 56 घंटा हो जाएगा। तो टोटल 56 घंटा हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर 10 घंटा होता है। तो 10 से अगर इसको भाग देते हैं, 56 को 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 50, 6 बच जाएगा, पॉइंट आएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 10 से फिर से इसको कटाते तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो यानी 5.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन ये है कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? तो इसे हम सभी रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है बारिश के दौरान। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है फ्रेंड ये क्या करता है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है फ्रेंड वो अम्लीय नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फ्रेंड ये अम्लीय नहीं है। जबकि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और NO2 जिसे हम सभी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं, ये सभी क्या है? अम्लीय है। तो यहां देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मनुष्यों में निषेचन किस में होता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फिलोपियन ट्यूब में होता है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, मनुष्यों में निषेचन जो होता है वो फिलोपियन ट्यूब में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रेडोडेंड्रॉन किस राज्य का फूल है फ्रेंड? तो देखिए ये फूल जो है ये नागालैंड राज्य का है। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है? भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गुरचरण सिंह कालकट। फ्रेंड गुरचरण सिंह कालकट जो है ये भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1966 में हुई थी, नॉर्मन बोरलॉन्ग के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बनने कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है?
राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे हवा का आवर्तनांक सबसे कम होता है फ्रेंड। प्रथम भोज संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, प्रथम भोज संगीति जो हुई थी फ्रेंड वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले को ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम सभी ईस्वी कहते हैं। ईसा पूर्व और ईस्वी में फर्क आप सभी देख लीजिए क्या है। देखिए ईसा पूर्व जो होता था वो क्या होता था? ईस्वी समय उल्टा चलता था। जैसे कि 5 है तो 4 होगा, 4 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा। और ईस्वी में क्या होता था? तो ईस्वी में जो होता है वो सीधा चलता है, जैसे 1 2 3 4। अभी क्या चल रहा है? ईस्वी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ईसा पूर्व उल्टा चलता था, ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। और प्रथम भोज संगीति जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? राजगीर में। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, राजगीर में प्रथम भोज संगीति हुआ था फ्रेंड। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। देखिए कालशोक के शासनकाल में दूसरी भोज संगीति हुई थी। कालशोक के शासनकाल में दूसरी भोज संगीति हुई थी कहाँ पे? वैशाली में। तो ये भी आप सभी नोट कीजिएगा, वैशाली में हुआ था। डेट क्या था इसका? 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व हुआ था। अध्यक्ष कौन था? सबकामी था। अध्यक्ष सबकामी था। उसके बाद अशोक के शासनकाल में तीसरी भोज संगीति हुई थी। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अशोक के शासनकाल में तीसरी भोज संगीति हुई थी कब? 255 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में। कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और अध्यक्ष कौन था इसका? तो मोगलीपुत्र तृषि इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद जो है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ भोज संगीति हुई थी। नोट करते चलिएगा जितना फैक्ट आपको बता रहे हैं। इसके शासनकाल में चौथी भोज संगीति का आयोजन किया गया था कुंडल वन में। कुंडल वन में आयोजित किया गया था और ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष किसने की थी? वसुमित्र या अवघोष ने। किसने? वसुमित्र या अवघोष ने की थी। ध्यान रखिएगा, ये चारों भोज संगीति के बारे में आपको बता दिए डिटेल से, इसे आप सभी नोट कर लीजिएगा। और देखिए कनिष्क के समय में ही भोज संगीति 2 भाग में विभाजित हो चुका था, हीनयान और महायान धर्म में विभाजित हो गया था। आइए अगला क्वेश्चन है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लोथल में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके खोजकर्ता कौन थे फ्रेंड? रंगनाथ राव। ध्यान रखिएगा आप सभी, रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता थे। इसकी खोज 1957 से लेकर 58 के बीच में किया गया था। ईस्वी 1957 से 58 के बीच में किया गया था। और किस नदी के तट पर है? कभी कभी पूछता है, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी, भोगवा नदी के तट पर स्थित है, अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्न में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो देखिए टेराकोटा द्रव का उपयोग करते थे, ध्यान रखिएगा, मुद्रा को बनाने में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए, तृतीय पानीपत का युद्ध जो हुआ था अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और यह कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। देखिए पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। तीनों युद्ध के बारे में बताते हैं। प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में क्या हुआ था? बाबर का जीत हुआ और इब्राहिम लोदी का हार हुआ था और लोदी वंश समाप्त हो गया। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद दूसरा युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में। इस युद्ध में क्या हुआ था? अकबर का विजय हुआ और हेमू का हार हुआ था। और तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में, अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठा का बुरी तरह से पराजय हुआ था और अहमदा शाह अब्दाली का जीत हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों युद्ध को जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? राइट आंसर अब भी हो जाएंगे, जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर खां। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पे हुआ था?
तो ये हुआ था दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड, वो कहां पे हुआ था? दिल्ली में आयोजित किया गया था। सी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हार्डिंग के समय में फ्रेंड क्या हुआ था? कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी फ्रेंड? तो फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए, कोलकाता में जो प्रथम न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो वॉरेन हेस्टिंग के समय में की गई थी। ध्यान रखिएगा, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग अलग है और वॉरेन हेस्टिंग अलग है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये 1773 के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे गवर्नर जनरल बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। लॉर्ड कैनिंग जो है फ्रेंड ये कौन थे? तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय थे। ध्यान रखिएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन नीति को अपनाया था और इसी के शासनकाल में पहली बार जो है कि 1853 में रेल लाइन बिछवाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर की लाइन थी मुंबई से थाने के बीच में। इसने डाक टिकट की शुरुआत की थी, प्लस में बिजली का तार भी बिछवाया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस शाम को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को जो फ्रेंड हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है या शाम को हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। ये भी कह सकते हैं हिंदुस्तान का तोता किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। तो देखिए अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था फ्रेंड वो पटियाली में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। कहां पे हुआ था? पटियाली में। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे, निजामुद्दीन औलिया के। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहां उद्योग स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया है बरौनी में किया गया है। बरौनी कहां पे है? बिहार में पड़ते हैं। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बनने के स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो देखिए स्वामी सहजानंद का जो संबंध था वो किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। आर्थिक स्थिति को ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? आर्थिक शक्ति को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो फिर आपको पता होना चाहिए उत्तर भारत का नृत्य जो है वो कथक है। कथक क्या है? ये एक शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का ये नृत्य यूपी का है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ का है? यूपी का नृत्य है। और ये बिरजू महाराज क्या करते थे? ध्यान रखिएगा आप सभी। कथक कली कहाँ की है? केरल की है। मणिपुर की है। उड़ीसा जो है ये उड़ीसा का ही शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो देखिए कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश की है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है? तो फिर आपको पता होना चाहिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी और उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ध्यान रखिएगा आप सभी। दक्षिण भारत की बात किया जाए तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलयास किस नदी पर निर्मित हैं? तो ये निर्मित है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध तथा गांधी सागर जलयास जो है ये निर्मित है चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो फ्रेंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में जो स्थित महासागर है प्रशांत महासागर है। ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर जो है फ्रेंड ये सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर जो है ये कहाँ पे है? भारत के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा अंडमान एवं निकोबार द्वीपों का आदिम जनजाति समूह नहीं है?
तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का आदिम जनजाति जो समूह नहीं है वो है कादर, ये नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि जारवे, सेंटोनिलीज, ओनगे ये सभी जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आदिम जनजाति है, जबकि कादर नहीं है। देखिए कादर जनजाति जो है ये देखने को मिलता है हमें केरल राज्य में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। तो ये दो चीज को याद रखिएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी है। और सबसे कम कौन सा है? सिक्किम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का है, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूर्य ग्रहण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की संगीत स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए सूर्य ग्रहण जब होता है तो क्या होता है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में क्या आता है? चंद्रमा आता है, जो कि चंद्रमा का छाया पड़ने लगता है पृथ्वी पे। तो क्या होता है? सूर्य का किरण पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से हम सभी क्या कहते हैं? उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अलकनंदा का उद्गम स्थल है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे संतोपथ। फिर संतोपथ जो है अलकनंदा का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, दादरा एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दादरा एवं नगर हवेली, और इसके अलावा एक दमन और द्वीप भी आता है, ध्यान रखिएगा। दादरा एवं नगर हवेली प्लस में दमन द्वीप आता है बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे रांची में इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ए राइट आंसर है राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो फ्रेंड आपसे को पता होना चाहिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, या अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर है, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे संसदीय प्रणाली। फ्रेंड संसदीय प्रणाली जो है ये किस देश से ली गई है? इंग्लैंड देश से ली गई है भारत के संविधान में, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए यहीं से राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका की शक्ति को भी ली गई है, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड से ही ली गई है, याद रखिएगा। संसदीय विशेषाधिकार यहीं से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, यह चीज को गौर कीजिएगा आप सभी, द्विसदनीय व्यवस्था भी इंग्लैंड से ही ली गई है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। मूल अधिकार यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका देश से ली गई है। देखिए इंग्लैंड से ही एकल नागरिकता को भी लिया गया है, याद रखिएगा आप सभी। एकल नागरिकता किस देश से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय प्रणाली भी इंग्लैंड देश से ही लिया गया है। विधि का शासन इंग्लैंड से ही लिया गया है। तो क्या क्या लिया गया है? विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है, एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति भी इंग्लैंड से ही लिया गया है, द्विसदनीय व्यवस्था भी इंग्लैंड से लिया गया और संसदीय प्रणाली भी इंग्लैंड से ही लिया गया है। तो ये चीज पे गौर कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो ये कहां से अपनाई गई है? इंग्लैंड से ही अपनाई गई है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई?
तो इसकी स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी फ्रेंड वो 1916 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान ने जो लोकतंत्र अपनाया है वो अपनाया है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी और 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। देखिए फ्रेंड, अभी पता होना चाहिए आप सभी को, योजना आयोग को चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया, इसका नाम नीति आयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, 2015 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, नीति आयोग रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है। ए राइट आंसर है 14 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो ये भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। ध्यान रखिएगा आप सभी, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी मामला होगा वो उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सी राइट आंसर है फातिमा बीबी थी। ध्यान रखिएगा, तो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है। सी राइट आंसर है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकित स्रोत है। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, भारतीय संविधान में सबसे अधिक जो स्रोत लिया गया है, सबसे अधिक जो चीज लिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। देखिए, आपातकाल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक राजकीय आपातकाल, उसके बाद होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपातकाल। राजकीय और राष्ट्रपति शासन तो अभी तक लग चुका है, पर वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है, जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई है रांची में। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो ये होता है 5 वर्षों के लिए। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र क्या होना चाहिए, तो नोट कीजिएगा आप सभी, मैक्सिमम 35 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, पर कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। अगर यही पूछ लिया जाए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, इसका भी 5 वर्ष होता है, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। ध्यान रखिएगा, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर लोकसभा से अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उम्र कम से कम उसका 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा से बनना चाहता है तो 30 वर्ष होना चाहिए। इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी जो राज्यसभा से बनेगा तो उसका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष का। लोकसभा से बनेगा तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, पर उम्र 25 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। देखिए, अगर पंचायत समिति या राष्ट्रपति यानी ग्राम पंचायत जो होता है उसका चुनाव जो लड़ा जाता है उसके लिए उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, तब लोहा है। ध्यान रखिएगा। तो भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा में सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते हुए, यानी कि सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, तब एल्युमिनियम, तब लोहा है। ध्यान रखिएगा आप सभी भू प्रॉपर्टी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है।
तो डी राइट आंसर है उत्तराखंड तथा तिब्बत है। ध्यान रखिएगा, गंगा का उद्गम स्थल जो कहें तो वो उत्तराखंड है और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे जलवाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है फ्रेंड? तो ये झील का नाम है हुसैन सागर। याद रखिएगा आप सभी, हुसैन सागर हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच स्थित झील है हुसैन सागर। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? सी राइट आंसर है 7516.5 किलोमीटर जो है फ्रेंड वो द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है। अगर मुख्य भूमि की तट रेखा की बात किया जाए तो वो 6100 किलोमीटर है। यानी कि ये पोजीशन से लेके ये पोजीशन तक जो है फ्रेंड वो कितना है 6100 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये तट रेखा की बात किया जा रहा है 6100 किलोमीटर है। पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप समूह यहाँ पे है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, ये सभी को मिलाकर कितना है 7516.5 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो इसे हम सभी कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान ये क्षेत्र आता है और इसे हम सभी कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो ये दक्कन का पठारी भाग है। ध्यान रखिएगा संरचनात्मक रूप से, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? चलिए बताएंगे आप सभी, कौन से सिख गुरु के द्वारा किया गया था खालसा पंथ की स्थापना? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 22 अप्रैल को हर एक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बनने की निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड ये कहां पे है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में ही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? कर्नाटक में ही है। नागरहोल कर्नाटक में ही। ध्यान रखिएगा आप सभी, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? गुजरात में है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो देखिए भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो ये कंचनजंगा है। ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा कहां पे है? सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। नंदा देवी कहां पे है? उत्तराखंड में है। एवरेस्ट ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है फ्रेंड? तो देखिए हिमालय की पर्वत चोटी जो है ये असम राज्य में कौन सा है? तो हम सभी कह सकते हैं नामचा बरवा पर्वत जो है फ्रेंड ये कहां पे है? तो असम राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन क्लियर है, याद रखेंगे आप सभी, नामचा बरवा कहां पे है? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मटर प्रेशर कुकर में जल्द पक जाती है क्योंकि? सिंपल भाषा में कह सकते हैं हम कि जो कि खाना प्रेशर कुकर में जल्द पक जाती है क्योंकि, इसका मुख्य कारण क्या है? तो हम सभी कह सकते हैं उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर उड़ जाता है या बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखेंगे आप सभी, उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है या बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 ये बन रहे कि एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे डैश कहा जाता है।
तो हम सभी कह सकते हैं कि इसे परजीवी कहा जाता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे हम सभी क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूएसए में जो फ्रेंड वो दोहरी नागरिकता है, पर भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल की प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति जो है कि वहां पर क्या करता है, राष्ट्रपति शासन घोषित करता है। ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है फ्रेंड वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन होता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में क्या होता है, संशोधन होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो फ्रेंड ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है साइड में लिख देते हैं, याद रखिएगा आप सभी। तो ये राज्य का नाम है, पहला है गुजरात, उसके बाद जो है कि राजस्थान आ जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ध्यान रखिएगा, गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है, ध्यान रखिएगा। जबकि उत्तर प्रदेश से ये रेखा नहीं गुजरती है, याद रखिएगा आप सभी। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड ये सभी से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो फ्रेंड ये भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे नजदीक दूरी पर आपका इंदिरा पॉइंट ही है, याद रखिएगा। इसका पुराना नाम क्या था, पिग्मिलियन पॉइंट था। इंदिरा कौल कहाँ पे है, ये लद्दाख क्षेत्र में है और जो कि सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? अभी आपको बताया कि इंदिरा पॉइंट का जो है कि पहले नाम क्या था, पिग्मिलियन पॉइंट था, याद रखिएगा आप सभी। क्या था, पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से पहले से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है? तो देखिए भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से जो अलग करता है ये करता है पंबन चैनल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा चैनल करता है, तो पंबन चैनल करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एशिया महाद्वीप। फ्रेंड एशिया महाद्वीप जो है ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें कि भारत देश आते हैं, याद रखिएगा आप सभी। कुल महाद्वीप की संख्या कितनी है, 7 महाद्वीप है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा है, एशिया है, अफ्रीका है, आपका यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। तो ये कुल 7 महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो ये कहां पे अवस्थित है, बेतवा नदी पर। ऑप्शन में ए राइट आंसर है, फिर याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक न्यायिक सजा को कम करना विशेष रूप से एक और
कम गंभीर को मौत की सजा डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे केम्यूट के रूप में जाना जाता है फ्रेंड। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बने कि एक और कार्बन परमाणुओं के साथ कार्बन द्वारा सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या है? तो इसे हम सभी क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। एक और कार्बन परमाणुओं के साथ कार्बन द्वारा सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1990 में प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। देखिए फ्रेंड, अंतर्राज्यीय परिषद का जो चर्चा किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। अनुच्छेद 263 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 263 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि लेपाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है लेपाक्षी मंदिर, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले के लेपाक्षी गांव में लेपाक्षी मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत का मानक मेरिडियन जिसे मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ये कितना है भारत का? अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि भारत का मानक समय जो है वो क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 82.5 डिग्री ईस्ट। ध्यान रखिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए, भारत का मानक समय जो है फ्रेंड ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? तो पहला आपका यूपी हो जाएंगे, उसके बाद दूसरा क्या आ जाएंगे आपका? पहला यूपी, दूसरा एमपी जिसे मध्य प्रदेश कहा जाता है, तीसरा आपका कौन सा है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद चौथा कौन है आपका? उड़ीसा, चौथा आपका उड़ीसा है, और पांचवा कौन है? आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है कौन सा? भारत का मानक समय। देखिए, निर्धारित किया गया है इलाहाबाद के मिर्जापुर को, इलाहाबाद के मिर्जापुर को निर्धारित किया गया, वहीं से टाइम लाइन लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थे फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य से थे, यूपी का था, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड वो 10 मई को शुरू की गई थी। कहां से? मेरठ से, मेरठ से शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये मेरठ से शुरुआत हुआ और दिल्ली तक पहुंचा था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूटन का गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है? तो ये ले जाता है संवेग संरक्षण की नियम की ओर, जो कि न्यूटन का गति का ये दूसरा नियम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जब पानी को 0 डिग्री से गर्म किया जाता है तो इसके आयतन डैश है। चलिए बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए राइट आंसर क्या होगा? जब पानी को 0 डिग्री से गर्म किया जाता है तो इसकी आयतन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है फिर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक कोलाइड नहीं है? डी राइट आंसर रहेंगे बोरिक अम्ल। फिर बोरिक अम्ल जो है ये एक कोलाइड नहीं है, जबकि दूध, दही, मक्खन ये सभी क्या है? एक कोलाइड है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकतंत्र का अंतिम गढ़ किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है उच्चतम न्यायालय को, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो आप सबको पता होंगे दुनिया का सबसे ऊंचा पठार एक ही है, जिसे हम सभी तिब्बत का पठार कहते हैं, यानी ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है? याद रखेंगे आप सभी, तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 31 नंबर। चलिए बताएंगे आप सभी राइट आंसर क्या होगा। जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है उसे डैश कहा जाता है। तो इसे हम सभी बैंक दर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार देती है उसे हम सभी बैंक दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि प्रति इकाई आयतन में विद्युत द्विध्रुवीय गति डैश कहलाती है फ्रेंड। तो इसे ध्रुवीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुवीकरण कहा जाता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फलों की प्राकृतिक या स्वभाव के अध्ययन बागवानी की एक शाखा को डैश कहा जाता है। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं? फल कृषि विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल नहीं है? देखिए हड़प्पा स्थल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी कपूरथला। कपूरथला जो है फ्रेंड ये हड़प्पा स्थल नहीं है, जबकि कालीबंगा, रोपड़ और लोथल ये सभी क्या है? हड़प्पा स्थल है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डैश वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। स्वर्ण युग के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासनकाल को भारत की सभ्यता को स्वर्ण युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला निम्न में से कौन सा देश है? तो देखिए 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का जो मेजबानी करेगा वो अपना भारत देश करेगा, इंडिया करेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। चौसा का युद्ध डैश के बीच लड़ी गई थी फ्रेंड। तो देखिए चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहीं से जो है कि शेरशाह सूरी का शासनकाल शुरू होता है और हुमायूं का शासनकाल खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जबकि पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है? इनमें से कौन सा कथन सही है जो कि पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कणों के बीच की दूरी बदल जाती है। यह कथन सत्य है, जबकि तीनों कथन क्या है आपका गलत है। कणों के बीच की दूरी बदल जाती है जब पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे कौन सा राज्य जो है कि नेपाल को भूटान से अलग करता है। यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है भूटान और ये है सिक्किम राज्य। यानी सिक्किम राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेल्ड करने योग्य प्लास्टिक है? केवल थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो है फ्रेंड ये वेल्ड करने योग्य प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार वाला राज्य कौन सा है? GSI के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार वाला राज्य फ्रेंड वो कौन सा है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य। यहाँ पे सबसे अधिक ग्रेफाइट का भंडार है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का उपयोग करते हैं। बालों की सेटिंग करने के लिए ब्यूटी पार्लर में जो उपयोग किया जाता है वो सल्फर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जनसंख्यायिक लाभांश क्या है? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जनसंख्यायिक लाभांश का अर्थ क्या है? तो हम सभी कह सकते हैं जनसंख्या के 16 से 64 वर्ष आयु वर्ग में वृद्धि। ये क्या है? जनसंख्यायिक लाभांश का कारण है। जनसंख्यायिक लाभांश का कारण क्या है? जनसंख्या के 16 से 64 वर्ष की आयु में वृद्धि। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है फ्रेंड? डी राइट आंसर हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित किया जाता है। कहां पे? भारत में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वैनसांग यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। देखिए वैनसांग जो थे फ्रेंड वो चीनी यात्री थे जो कि बौद्ध भिक्षु थे। लगभग 15 साल भारत में रह के बौद्धों का अध्ययन किया था और ये जो आया था वो हर्ष के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक अश्व शक्ति लगभग डैश वाट है। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा कितना होता है? 746 वाट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किरीबात डैश का चावल से बना एक व्यंजन है। तो किरीबात श्रीलंका का चावल से बना एक व्यंजन है। कहां का है? श्रीलंका का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डैश अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। सी राइट आंसर हो जाएंगे। समाजवादी होते हैं फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या होते हैं? समाजवादी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद विद्वान थे? तो देखिए प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद विद्वान थे। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे, हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश का काल दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। देखिए दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई थी वो 1206 से हुई थी। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। ईस्वी 1206 से 1526 तक चला था। देखिए 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इब्राहिम लोदी का हार हुआ था और यहीं से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई थी और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मिजोरम ने दिया है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान निकाय नहीं है? इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे संघ लोक सेवा आयोग। फ्रेंड संघ लोक सेवा आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय है, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड संवैधानिक निकाय है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर जो है फ्रेंड वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि चित्रकला माई मदर किसने बनाई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है?
तो देखिए आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई जो है फ्रेंड वो पेठा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए विस्थापन की एसआई इकाई जो है वो मीटर होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। चलिए बताएंगे किस तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा देखने को मिलता है हमें। क्या आ जाएगा राइट आंसर, चलिए बताओगे आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में ढूंढेंगे सीजियम में। फ्रेंड देखिए सीजियम में जो है कि कम आयनीकरण देखने को मिलता है, कम आयनीकरण ऊर्जा है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 500 रुपये के नोट का आकार क्या है। बिल्कुल ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है। 500 रुपये के नोट के पीछे कौन सा चित्र है, तो लाल किला चित्र है, ध्यान रखिएगा। और इसकी आकार जो है वो क्या है, 66 मिमी गुना 150 मिमी, ध्यान रखिएगा 66 गुना 150 है इसकी आकार। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद,